जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और अंत में एक प्रश्न आपको होमवर्क दे दिया जाएगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखना है। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सैर पर आतप परेव प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा अलंकार तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जब भी किसी काव्य में मनु मानहु जनु जानहु का जिक्र अगर हो जाता है तो आप कह दीजिए कि भाई इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार पहला ऑप्शन दिया हुआ। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो जाता है कि भाई तू ही मेरा चांद है, ठीक है, तो उसी को जो है कि चांद बता दिया किसी को तो हम कहते हैं रूपक अलंकार। अगर यहीं पे कहते हैं आप चांद जैसे हो, इसका मतलब तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। श्लेष अलंकार एक ही शब्द कई जगह पे अर्थ देता है, मतलब शब्द एक बार प्रयोग होगा और अलग अलग जगहों पर उसका अर्थ कई बार निकलेगा तो हम कहेंगे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। इसमें महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? हालांकि ये प्रश्न गलत दिया है थोड़ा सा। महादेवी की रचना कौन सी नहीं है लिखना चाहिए था, क्योंकि इसमें तीन हैं जो महादेवी वर्मा की रचना है। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार, ये तीनों की तीनों महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। पंचरत्न जो है वो रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है। बाकी पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न। खाली स्थान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्म सम्मत दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्म सापेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है या फिर धर्मानुसार दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है? देखिए, हमें संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा और संविधान कहता है कि राष्ट्रीयता के आधार अगर सही रूप से निकालना है तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष, यानी हर किसी धर्म का सम्मान करना और किसी विशेष धर्म को किसी देश पर ना थोपना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अगला प्रश्न। विकास के लिए आर्थिक खाली स्थान की आवश्यक होती है। विविधता, आर्थिक विविधता आवश्यकता होती है, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है, सक्षमता की आवश्यकता होती है या बहुलता की आवश्यकता होती है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भरता तो आप बिल्कुल सही हैं। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न। परीक्षा गुरु किस उपन्यासकार की रचना है? लाला श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर या अज्ञेय? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए लाला श्रीनिवास दास तो बिल्कुल सही जवाब है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? बिहारी, वाल्मीकि ऋषि, पिंगल ऋषि या केशवदास? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी पिंगल ऋषि तो बिल्कुल सही जवाब है। मुनि पिंगल जी जो थे उन्होंने छंद सूत्र लिखा था और छंद सूत्र से ही छंद की निष्पत्ति होती है। और आप कहते हैं कि छंद शास्त्र के आदि जनक कौन थे तो आप बताएंगे पिंगल ऋषि। कौन? पिंगल ऋषि। आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे नदियां पड़ी है पार, मतलब नदी बहुत लंबी नदी है और घोड़ा कैसे उतरे पार, उधर कैसे घोड़ा उतरे। राणा ने सोचा इस पार, मतलब ये राणा ने इस पार सोचा और तब तक चेतक था उस पार, मतलब जब तक चेतक यानी घोड़ा उनका उस पार हो चुका था। तो ये अतिशयोक्ति है। भाई ये सोच रहे हैं वो पार कर गया, ये तो अतिशयोक्ति वाली बात हो गई। ज़्यादा बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कही जाती है तो उसको अतिशयोक्ति कहते हैं।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी संचारी भाव तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, रस के अंग जो होते हैं वो होते हैं 4, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। ठीक है, ये 4 अंग होते हैं। अंग से और भेद से कंफ्यूज मत होइएगा। भेद तो होते हैं 9, ठीक है, लेकिन अंग होते हैं 4। कौन से? विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव। तो संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव के रूप में जाना जाता है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, और आप मेट जीवत मरे तो पावे करतार। दोहे में किस रस का प्रयोग हुआ है? श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस या शांत रस? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, शांत रस। जब दुनिया से मोह माया से विरक्ति का आभास होने लगता है और भक्ति में पूरी इस तरीके से लीन हो जाए कि मतलब हमें दुनिया का ख्याल ही न रहे, तो वहाँ पे हम कहते हैं शांत रस हो जाता है। और भक्ति रस एक अलग होता है। जब भक्ति आप दिखाते हैं तो वहाँ पे भक्ति रस होता है, लेकिन भक्ति इस कदर हो जाए कि आपका मोह माया दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाए तो हम वहाँ पे शांत रस कहते हैं। या करुण रस का मतलब होता है भाई जब विपदा आन पड़ती है तो वहाँ पे करुण रस का भाव निकलता है। श्रृंगार रस में नायक नायिका का आपसी प्रेम दर्शाया जाता है, वो संयोग भी हो सकता है और वियोग भी हो सकता है। अद्भुत रस में जहाँ आश्चर्यचकित होने की बात होती है वहाँ पे अद्भुत रस होता है। श्रृंगार का अस्थायी भाव रति होता है, करुण का जो है कि शोक होता है, अद्भुत का विस्मय होता है और शांत का निर्वेद होता है। अगला प्रश्न, श ख स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, अंतःस्थ या उष्म संघर्षी व्यंजन? ये उष्ण नहीं होता, उष्म होता है, उष्म संघर्षी व्यंजन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, उष्म संघर्षी व्यंजन। इसको उष्म संघर्षी व्यंजन बोलिए या तो फिर उष्मीय व्यंजन बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। श ख स ह उष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। अच्छा, आप क से थोड़ा सा याद कर लेते हैं। क से लेकर के और म तक, क से लेकर म तक, यानी क ख ग घ प फ ब म, यहाँ तक ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, य र ल व ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, है ना। इसके बाद श ख स ह ये होते हैं उष्म संघर्षी व्यंजन या उष्मी व्यंजन। और इसके बाद बचता है जो वो होता है छ त्र य, और एक तो बीच में श्र भी आता है जो कि क ख ग पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनको कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। एक और बचते हैं, सड़क वाला अड़ और पढ़ाई वाला ड़, ये इन दोनों को हम कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। इस प्रकार से जितने भी व्यंजन थे वो सारे हम लोग डिस्कस कर लिए। अगला प्रश्न, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी या संस्कृत? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली तो बिल्कुल सही जवाब है। अलमारी जो है वो पुर्तगाल से लिया गया शब्द है, और पुर्तगाल से लिया गया शब्द है यानी अपने देश से तो है नहीं, तो इसको हम कहेंगे अलमारी विदेशज शब्द है। कौन सा? विदेशज शब्द है। शब्द की बात कर लेते हैं। शब्द को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। निरर्थक में कोई पार्ट नहीं होता। सार्थक को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला, स्रोत के आधार पर, ठीक है, तो स्रोत के आधार पर यानी इतिहास के आधार पर, ठीक है, तो स्रोत के आधार पर होते हैं 5। कितने? 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, वही विदेशज का पार्ट होता है अलमारी। ठीक है। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पे, तो रचना के आधार पे होता है 3। कौन कौन से भाई? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 पार्ट होते हैं। तीसरा हो जाता है रूप या बनावट के आधार पे, ठीक है, रूप या बनावट के आधार पे 2 होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और अविकारी का मतलब होता है क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंधक बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये रूप के आधार पे हो गया। और अर्थ के आधार पे होते हैं शब्द 4। अर्थ के आधार पे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी। ठीक है, तो ये होते हैं 4। अर्थ के आधार पे शब्द 4 होते हैं। कन्फ्यूजन एक होता है अर्थ के आधार पे वाक्य बताओ। अर्थ के आधार पे शब्द तो 4 होते हैं, अर्थ के आधार पे वाक्य कितने होते हैं? तो आप बताते हैं 8। कितने? 8 हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आई होप यू मस्ट बी गेटिंग।
निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। यदि आपने सुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। यह, वह, ये, वे, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। 6 प्रकार में पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक में 3 आते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। एक होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक मैंने बताया यह, वह, ये, वे। एक होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, है ना, कोई जा रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं। ठीक है, निश्चित नहीं है। नाम के स्थान पे किसी संज्ञा के नाम के स्थान पे किसी शब्द का प्रयोग होता है तो सर्वनाम होता है। तो कोई कुछ का हमने प्रयोग कर दिया लेकिन निश्चित नहीं है तो उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चौथा होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक है ना, प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक होता है। एक होता है संबंधवाचक, जो, सो, जिसका, है ना, अगर इस प्रकार का जो है कि शब्द आ रहा है तो हम कहते हैं संबंधवाचक। जो खड़ा है वो मेरा भाई है, जो वहाँ खड़ा है वो मेरा भाई है, यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और अंतिम होता है निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है? किसी जो है कि शब्द से जब निजता का बोध होता है, अपने ऊपर प्रभाव डाला जाता है। जैसे मैं यह काम खुद ही कर लूँगा, मैं यह काम स्वयं ही कर लूँगा, वो आप ही दिल्ली चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम के भेद याद रखें कितने? 6। कितने? 6 सर्वनाम के भेद 6। पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पानी, नदी, रोटी या बकरी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। पानी पुल्लिंग है, बाकी सब नदी, रोटी और बकरी, ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है। पानी, अब उदाहरण अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, भाई ये अच्छा पानी है कि अच्छी पानी है, तो आप कहेंगे अच्छा पानी सही प्रयोग होता है। और जब अच्छा का प्रयोग हो गया तो पुल्लिंग होता है अच्छी। देखिए अच्छी नदी है ना, खारी नदी, रोटी, अच्छी रोटी, अच्छी बकरी, है ना, सब जगह अच्छी लग जा रहा है लेकिन यहाँ अच्छी नहीं लगेगा, यहाँ अच्छा लगेगा, अच्छा पानी। अगला प्रश्न, चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या संबंध कारक? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक तो बिल्कुल सही जवाब है। जब जो है कि एक स्थान से दूसरे एक चीज से दूसरे स्थान की आपसी जो है कि अलगाव होता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। कारक होते हैं 8। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध काके की, संबोधन हेयर अधिकरण में पर, है ना, ये 8 कारक होते हैं। तो अपादान से अलगाव के अर्थ में जो होता है, अपादान से अलगाव के अर्थ में वही निकलेगा। चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला, बिल से बाहर निकल गया तो अलगाव हो गया, तो हमने कहा यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी लड़कपन तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि जब किसी गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध कराने वाला शब्द आता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और लड़कपन, यहाँ पे लड़कापन, ये सब शब्द वर्तनी ही गलत है पूरी तरीके से, तो आ जाएगा लड़कपन। लड़कपन नाम का शब्द सही है। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा कितने होते हैं भाई? संज्ञा होते हैं 5, ध्यान रखिएगा। संज्ञा कितने हैं? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और 5वां होता है भाववाचक। ये पांचों पार्ट याद रखिएगा। संज्ञा कितने? 5। सर्वनाम में बताया कितने? 6। विशेषण कितने होते हैं? 4 होते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। संज्ञा 5, सर्वनाम 6, विशेषण 4। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक कौन सा नहीं है? कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो वह। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी जो वह तो बिल्कुल सही जवाब है। जो वह जो है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बाकी कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम बताया कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय?
यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। बचपन से रटते आ रहे हैं आप कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण क्या होता है भाई? जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाई जाती है किसी शब्द के द्वारा तो हम कहते हैं संज्ञा सर्वनाम की, तो हम कहते हैं ये क्या हो जाता है? विशेषण। और विशेषण कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। क्रिया जो होता है भाई किसी काम को करने का जो है को क्रिया कहते हैं, और क्रिया का मूल रूप जो होता है उसे धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया होता है 2 प्रकार के। कौन सा? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। और प्रयोग के आधार पर भी क्रिया होता है, उसको हम कहते हैं भाई 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अव्यय जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास 4। अव्यय कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक। ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ करें। बाकी के लिए अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।